नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज देख रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ा हमारा खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में नामांकन का आखिरी दिन, सभी सीटों के लिए 15 फरवरी को मतदान। उत्तर प्रदेश में भी दूसरे दौर के लिए आज भरे जा सकेंगे पर्चे। मायावती का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा झूठा, बीएसपी से मुख्तार अंसारी को टिकट पर बीजेपी का बयान। समाजवादी पार्टी ने लगाया अपराधियों को बढ़ावा देने का आरोप। जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, कांग्रेस उपाध्यक्ष पंजाब में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी का संपूर्ण घोषणा पत्र जारी। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील लोकटाक से विस्थापन बना चुनावी मुद्दा, सरकारी रुख से नाराज मतदाता, पर्यटन के नाम पर घर उजाड़ने का आरोप। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए नाम वापसी की आज आखिरी तारीख है। पहले दौर के लिए नामांकन की प्रक्रिया 17 जनवरी को शुरू हुई थी, जबकि दूसरे दौर के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 15 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का काम 20 जनवरी को शुरू हुआ था। दूसरे दौर में राज्य की 11 जिलों की 67 सीटों का चुनाव होना है, जबकि पहले दौर में 15 जिलों की 73 सीटों के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से आम बजट चुनाव के बाद पेश करने की एक बार फिर मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी में अखिलेश यादव ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के नाते केंद्र को उत्तर प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों में कोई भी विशेष योजना नहीं घोषित करने को कहा है। इसका उल्टा असर उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों और यहां के 20 करोड़ निवासियों पर पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से चुनाव के बाद बजट पेश करने की गुजारिश की है, ताकि यूपी के विकास और जनता के हित में योजनाओं की घोषणा की जा सके। कौमी एकता दल का गुरुवार को बीएसपी में विलय हो गया। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेता मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई को विधानसभा टिकट देने का ऐलान भी किया। मुख्तार अंसारी इन दिनों जेल में बंद हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अंसारी बंधुओं के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। बीएसपी ने मोहम्मदाबाद गोहन सीट से मुख्तार अंसारी के भाई सिगबतुल्लाह अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही घोसी सीट से अब्बास अंसारी को बीएसपी का टिकट दिया गया है। मुख्तार अंसारी के परिवार ने, पूरे परिवार ने बीएसपी के झंडे व बैनर के तले एमपी व एमएलए आदि के चुनाव भी लड़े थे। ये भी आप लोगों को जानकारी है। लेकिन कुछ समय के बाद सत्ता के दबाव में आकर फिर इनको बीएसपी से अलग होना पड़ा, और जिसका इन्होंने अब पश्चाताप भी किया है, जिसे ध्यान में रखकर ही आज पुनः इनको बीएसपी में शामिल किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि अंसारी बंधुओं के खिलाफ ज्यादातर मुकदमे राजनीतिक हैं। इस मौके पर अफजाल अंसारी ने कौमी एकता दल के बीएसपी में विलय की घोषणा भी की। श्री सिगबतुल्लाह अंसारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर और श्री मुख्तार अंसारी विधायक मऊ सदर और उनके सुपुत्र श्री अब्बास अंसारी जो एक नेशनल स्पोर्ट्समैन है, हम सब लोग और पूरी कौमी एकता दल बहुजन समाज पार्टी में अपने दल का विलय करते हैं। बीएसपी ने अतीक अहमद, धनंजय सिंह और डीपी यादव के पार्टी में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार किया। मायावती ने कहा कि इन लोगों के लिए बीएसपी में कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बीएसपी बाहुबलियों के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती का अपराधियों पर कार्रवाई करने का वादा झूठा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी मुख्तार अंसारी के बीएसपी में शामिल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अंसारी परिवार का बसपा में शामिल होना इससे साबित हो गया है कि बहन मायावती जी का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का जनता से किया गया वादा झूठा है, फरेब है, धोखेबाजी है।
बहुजन समाज पार्टी की अब ये हालत हो गई है कि वो ऐसे व्यक्तियों में जिनकी आपराधिक छवि है उनमें अपना भविष्य ढूंढ रही है। समाजवादी पार्टी ने श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया था कि आपराधिक छवि के लोगों को हम पार्टी में जगह नहीं देंगे। बीएसपी अगर उन्हें टिकट दे रही है तो आप जानते ही हो कि उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के मौके पे आना जाना तो लगा रहता है, इससे कभी ये तय नहीं हो सकता कि कौन आदमी किस तरफ है। कृति मिश्रा हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं, उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। कृति, पहले हम जानते हैं कौमी एकता दल पूरी कोशिश हुई कि समाजवादी पार्टी में विलय हो, लेकिन अब बीएसपी में विलय हो गया कौमी एकता दल का। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खासा प्रभाव भी माना जाता है इसका। कितना बड़ा सियासी घटनाक्रम इसे माना जा रहा है और अब निशाने पर मायावती भी आ गई हैं विरोधी दलों के। देखिए, जो राजनीतिक जानकार है उनका मानना है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है उससे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट कंसोलिडेट होने की संभावना उभर आई है, जिसकी वजह से बीएसपी ने कौमी एकता दल का अपनी पार्टी में विलय कर दिया है। तो माइनॉरिटी वोट उत्तर प्रदेश में देखिए 18% है, कहीं ना कहीं जीत का एक बड़ा फैक्टर किसी भी पार्टी के लिए बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो लगातार विपक्षी दल और जो जानकार है वो भी मानते हैं कि इससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अगर हम मुख्तार अंसारी की बात करें तो फिलहाल उनके ऊपर 4 मर्डर के मुकदमे, 4 अटेम्प्ट टू मर्डर और सैकड़ों क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मुकदमे चल रहे हैं। मायावती ने उनको 2010 में पार्टी से निकाला था और कहा था कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करेंगी, लेकिन आज इनका कहना है कि उनके ऊपर कोई भी जो आरोप है वो साबित नहीं हुआ है। हालांकि प्रीति, ये सिर्फ बीएसपी की बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि बाहुबल और जो धन बल है वो दूसरी पार्टियों में भी चल रहा है। अगर 2012 की बात करूं तो 30 से 50% ऐसे कैंडिडेट हर पार्टी में थे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की तरफ उत्तर प्रदेश इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं। जी प्रीति। और इन सबके बीच एक और सरगर्मी है कृति। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि बजट को बाद में पेश किया जाए। क्या इसे राजनीतिक मायनों में अहम समझा जाए? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति। अखिलेश यादव का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं और खासकर ये पॉलिटिकल मोटिव इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सपा का कहना है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा एमपी उत्तर प्रदेश से ही 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मिले थे। 73 एमपी और खासकर प्राइम मिनिस्टर खुद उत्तर प्रदेश की वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। तो उनका मानना है कि अगर इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद कि कोई स्टेट स्पेशल प्रोविजन नहीं हो सकते बजट में, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को इसका नुकसान होगा। तो जानकार लगातार इसको एक बड़ा सियासी कदम अखिलेश यादव की तरफ से बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति इस तमाम अपडेट के लिए, आपका इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। और इन सब के बीच सीट बंटवारे में अनदेखी पर अपना दल ने नाराजगी जताई है। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ तो इसका नुकसान बीजेपी गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीटें दी हैं। अपना दल चुनार, मानिकपुर और रोहनिया में अपने उम्मीदवार चाहती थी, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिए हैं। अनुप्रिया पटेल इसे लेकर आला कमान से भी नाराजगी जता चुकी हैं। कोशिश यही है कि दोनों पार्टियों का सम्मान बना रहे, क्योंकि अगर किसी भी एक पक्ष में कार्यकर्ता मायूस होते हैं तो गठबंधन के जो परिणाम हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बागपत जिला राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। बागपत किसान राजनीति का केंद्र रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह यहीं से विधायक और सांसद रहे हैं। इस बार यहां गन्ना मूल्य भुगतान और नोटबंदी जैसे तमाम चुनावी मुद्दे हैं। आइए देखते हैं क्या है बागपत के चुनावी समीकरण। यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बसा बागपत दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जिले की आबादी 13 लाख से ज्यादा है। कृषि और कृषि आधारित उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था का आधार हैं। गन्ना बागपत के किसानों की जीवन रेखा है। ज्यादातर खेती और व्यापार गन्ने पर आधारित है। बागपत की गुड़ मंडी करीब 200 साल पुरानी है। जिले में 3 चीनी मिलें हैं। इसके अलावा कई क्रशर और कोल्हू भी हैं। बागपत में गाड़ियों के रिम और धुरे बनते हैं जो देश भर में बेचे जाते हैं। हाल ही में नोटबंदी के ऐलान ने किसानों की दिक्कतों में इजाफा किया है। यहाँ का मुख्यतः जो उत्पादन है वो गन्ना है
और हमारे यहाँ के गन्ना किसान आज इतनी बड़ी मार में है, उसके बच्चों की शादी नहीं हम कर पा रहे, हमारे जो बीमारी हो जाती है उसके लिए हम अपने पेशेंट को नहीं दिखा पा रहे, हमारे जो मिल मालिक है वो हमारे गन्ने का भुगतान नहीं करता। नोटबंदी का इस संबंध में बहुत ही गलत फैसला ले लिया। इसमें जनता जो है बड़ी तंग और बड़ी दुखी हो रही है। न अपनी फसल का दाम ले सकते, न बीज बो सकते, न खाद ले सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते, न बच्चों को पढ़ा लिखा सकते। बागपत में मतदाताओं की संख्या करीब 9 लाख है। जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, छपरौली, बागपत और बड़ौत। छपरौली में मतदाताओं की संख्या 3,17,000 है। बड़ौत में 2,87,000 वोटर हैं, जबकि बागपत में वोटरों की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। बागपत प्रदेश में जाट राजनीति का केंद्र माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 1937 से 1977 तक जिले की छपरौली सीट से विधायक रहे और बाद में बागपत से ही सांसद बने। उनके बेटे अजीत सिंह यहीं से सांसद रहे हैं। हालांकि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी के वोटरों में बिखराव हुआ और सांप्रदायिक मुद्दों में स्थानीय विकास और किसानों की समस्याएं दब गईं। महिला सम्मेलन हो, चाहे युवा सम्मेलन हो, चाहे किसान सम्मेलन हो, लगातार हम जनता के बीच में रहे हैं। लगातार हमने जो है प्रदेश की जनता के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया है और हम विकास कार्य को लेकर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, गरीब का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। एक काम उन्होंने 2 साल में 2.5 साल में एक काम किसी गरीब को अगर कुछ दिया हो उन्होंने। किसान मजदूर छोटा व्यापारी सुखी होता था, जो आज दुखी है, तो उसमें थोड़ा योगदान देने आए। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में छपरौली से आरएलडी के वीरपाल राठी चुनाव जीते थे। दूसरे स्थान पर बीएसपी के देवपाल रहे। बड़ौत से बीएसपी के लोकेश दीक्षित को जीत मिली। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को हराया। बागपत से बीएसपी की हेमलता चौधरी ने आरएलडी के कद्दावर नेता कोकब हमीद को हराकर चुनावी सफलता हासिल की। बागपत में इस बार किसानों की बदहाली के अलावा विकास बड़ा मुद्दा है। बागपत से अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात पंजाब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर में रैली करेंगे। बीजेपी अकाली दल गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में ये रैली आज दोपहर होनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सापला इस रैली की तैयारियों को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री का 29 जनवरी को लुधियाना में भी रैली करने का कार्यक्रम है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से बीजेपी इस बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि अकाली दल ने 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी आज अमृतसर के मजीठा में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ प्रचार करेंगे। मजीठा सीट से कांग्रेस के सुखजिंदर राज लाली मजीठा उम्मीदवार हैं, जबकि अकाली दल की तरफ से पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी तलवंडी साबो और भटिंडा ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। और इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम सुंदर जुड़े हैं, जो कि जालंधर में ही मौजूद है। श्याम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर जाहिर तौर पर किस तरह की तैयारियां हैं, और हम देखेंगे आज पंजाब में दूसरे सियासी दिग्गज भी प्रचार करते नजर आएंगे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। एक हफ्ता बचा है करीब करीब हम माने प्रचार को लेकर, ऐसे में आखिरी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं प्रीति, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आज चुनाव प्रचार करेंगे और जिन इलाकों में राहुल गांधी जा रहे हैं वो बादल्स का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, अकाली दल का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, और उन इलाकों में जाकर राहुल गांधी अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और वहां पर पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से अगर बात करें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में हैं, उसके बाद उनको 2 दिन बाद लुधियाना में भी चुनाव प्रचार करना है। और अगर जालंधर की बात करें तो ये दोआबा रीजन में आता है, दोआबा क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है वो बताया जा रहा है कि कांग्रेस और अकाली दल बीजेपी गठबंधन के बीच में है और आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है। तो वैसे में
प्रधानमंत्री की रैलियों के सहारे अकाली दल बीजेपी गठबंधन की ये कोशिश है कि जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उन पर प्रधानमंत्री अगर आते हैं, खासतौर पर नोटबंदी का जो मसला है उस पर अगर प्रधानमंत्री आकर अपनी बात रखते हैं तो उससे इस गठबंधन को फायदा हो सकता है। लुधियाना की अगर बात करें तो ये मालवा रीजन है, 14 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के बराबर सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जो है अकाली दल बीजेपी गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री की कोशिश ये होगी कि एक बार फिर वो अपने गठबंधन को यहाँ पर मुकाबले में ला पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर बढ़ती सर्दी के बीच सियासी पारा, सियासी गर्मी पंजाब में इस वक्त बिल्कुल उफान पर है। आज बड़े दिग्गज प्रचार करते हमें नजर आएंगे और इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए अपना संपूर्ण घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोलने और दिसंबर 2018 तक किसान को कर्ज मुक्त होने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाने और सरकार बनने पर मंत्री और नेताओं के लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करने की बात भी कही है। और पंजाब विधानसभा चुनाव में लुधियाना बेहद अहम है। जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव तक यहां मुकाबला अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी मुकाबले में शामिल है। लुधियाना शहर को मध्यकाल में सिकंदर लोधी ने बसाया और अब ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। अपने हौजरी उत्पादों के लिए दुनिया भर में मशहूर लुधियाना जिले की आबादी 35 लाख से अधिक है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ लुधियाना शहर में रहते हैं। जिले में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जबकि वोटरों की संख्या करीब 15 लाख। जिले में नशाबंदी और बेरोजगारी के अलावा इस बार नोटबंदी भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। जो किसानों के ऊपर फंदा लगा लगा के लोग हमारे किसान भाई मरे हैं, उनके लिए भी हमने बहुत काम करना है। जैसे उनके कर्जे माफ करने हैं। जब तक यूथ को पेंशन नौकरी नहीं मिलेगी 2500 रुपया महीना उसको हम भत्ता भी देंगे। लुधियाना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अकाली दल गठबंधन को साहनेवाल, लुधियाना पूर्वी, गिल, पायल, दखा और जखरांव विधानसभा सीट पर जीत मिली थी। लुधियाना दक्षिण और आत्मनगर पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जबकि खन्ना, समराला, लुधियाना मध्य, लुधियाना उत्तर, लुधियाना पश्चिम, रायकोट में कांग्रेस को चुनावी सफलता मिली थी। लेकिन इस बार यहां कांग्रेस और बीजेपी अकाली गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मुकाबले में है। जो काम हमने किया, जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए हैं, हमने 90% तक पूरे किए हैं। 8 आधार स्कीम की बात कही है या कुछ सड़कों का 35,000 करोड़ के करीब हमने काम करवाया सड़कों पे। तो मैं समझता हूँ कि इस बार वो लड़ाई नहीं है, हमारा काम लोगों को दिख रहा है, डेवलपमेंट दिख रही है, क्योंकि आज तक किसी भी सरकार ने पंजाब में इतनी डेवलपमेंट नहीं की होगी जितनी इस बार हुई है। तो लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, उसमें हमारी पोजीशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब हमारी पार्टी भी का स्ट्रक्चर जो है वो बना नहीं हुआ था। अब हमारा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है और अब स्थिति भी बिल्कुल डिफरेंट है। लुधियाना में इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिले में कई सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। कैमरामैन दिलीप मैती के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, लुधियाना। और अब बात गोवा की। गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी 29 जनवरी को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। बीजेपी के मुताबिक पार्टी ने मैनिफेस्टो लगभग तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हाल ही में पार्टी घोषणा पत्र में मेट्रो रेल समेत यातायात सुविधाओं पर ध्यान देने की बात कही थी। कांग्रेस पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राज्य में एक ही चरण में 4 फरवरी को चुनाव होना है। और पणजी में मौजूद हैं हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी, हम उनका रुख करेंगे। प्रणव, 4 तारीख को चुनाव है और अभी तक बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया है। अभी भी कहा जा रहा है कि 29 तारीख को मैनिफेस्टो पेश किया जाएगा। क्या वजह लग रही है, बहुत ज्यादा देर माना जाएगा इसे?
जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा और इसी से साबित होता है कि इस बार बीजेपी को ये लगता है कि शायद जो 5 साल जो सत्ता में अभी फिलहाल बीजेपी है तो किसी भी तरह से उन्हें सत्ता विरोधी जो लहर होती है उसका सामना न करना पड़े। इसकी 2 वजह है। एक तो जो वादे पिछली बार किए गए थे उन वादों को पूरी तरह से मुकम्मल नहीं किया जा सका और ये बात खुद बीजेपी के नेता भी मानते हैं। कई सारे मुद्दे थे जिनको लेकर के बीजेपी सत्ता में आई थी और दूसरा लीडरशिप को लेकर भी एक असमंजस है। लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो कि मुख्यमंत्री हैं गोवा के, उनके नाम को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है बीजेपी। यही वजह है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के होने के बावजूद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। बार बार केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते हैं, चाहे नितिन गडकरी हो, खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हो, ये कहते हैं कि आप वोट दे रहे हैं मनोहर पर्रिकर के लिए। ये साबित करता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि रक्षा मंत्री बन गए फिर भी यहाँ जो स्थानीय लीडरशिप है उसमें किस तरह का वैक्यूम है कि बार बार मनोहर पर्रिकर का नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि अब वो केंद्र में सक्रिय है। इसके बावजूद भी यही वजह है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र को लेकर बहुत ज्यादा फूंक कर कदम रख रही है। माइन से जुड़े जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हैं उनके बारे में कोई ठोस नीति नहीं बन पाई, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति नहीं बन पाई। इसके अलावा जो रोजगार को लेकर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर ज्यादा कुछ पहल नहीं हुई। ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर की हो सकता है इन्हीं को लेकर मंथन हो रहा हो और इसी वजह से बीजेपी के घोषणा पत्र में देरी हो रही हो। प्रणव, ये बात तो बीजेपी की हो गई, बाकी हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनका प्रचार, इनकी रणनीति कैसी नजर आ रही है इस समय गोवा में? देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी बहुत सारे गुट है, पार्टी को अंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से, वो चुनाव मैदान में हैं, अपने अपने गुट हैं। किसी एक के नेतृत्व में वो नई बात दिखाई दे रही है कि जैसे पिछली बार दिगंबर कामत पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है फिलेरियो, वो भी चुनाव मैदान में, 2 और पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में। तो कांग्रेस को अपने जो इन फाइटिंग से जरूर जूझना पड़ रहा है। तीसरे इस बार नई एंट्री हुई है जो आम आदमी पार्टी की, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में बेताब नजर आ रही है। कुल मिलाकर गोवा पर्यटकों के लिए जो आकर्षण का केंद्र है, जो राज्य है, वहां पर जो सियासी माहौल है वो बड़ा ही दिलचस्प हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया पणजी से इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए, प्रणव आपका। और आइए अब गोवा के बाद नजर डालते हैं उत्तराखंड पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद 30 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर एक दौर में 15 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना का काम 11 मार्च को होगा। और अब नजर मणिपुर पर। मणिपुर में लोकटाक झील पर्यटन का बड़ा केंद्र है, लेकिन इसके किनारे बसी मैतेई बस्ती में सरकार को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। मैतेई मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है और मौजूदा मुख्यमंत्री बोबी सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोकटाक झील में नाव खेते इन लोगों की तस्वीरें देखिए। ये पर्यटक नहीं बल्कि आसपास के गांव के बाशिंदे हैं और झील में ये लोग मछली पकड़ने जाते हैं। लोकटाक सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है। झील में तैरती झोपड़ियां यहाँ पर्यटकों को सबसे ज्यादा लुभाती हैं। Every month, more than 10 foreigners comes outside from India. American came, Germans, Japanese also came. They love to see this Loktak Lake and people living here, how people lives here. When they come here, they want to live with these or villages. They don't want to live in a resort or in restaurant. लोकटाक की सफाई और आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार ने जो कदम उठाए, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ा। झील में मौजूद कई झोपड़ियां जला दी गईं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे लोकटाक का प्राकृतिक सौंदर्य ही खत्म हो गया है। Above the 2008, they had burned the huts. What for? They said that
The Loktak is not having the hurts. The Manipur government has said that. They are not giving the people. The people who depend upon the Loktak lab is the very poor people. सैलानी अब भी यहाँ आते हैं और लोग भी चाहते हैं कि पर्यटन का बड़ा केंद्र बने, लेकिन पर्यटन के नाम पर बन रही नीतियों में उनको जगह नहीं मिल पा रही। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, लेकिन मछली पकड़ने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। स्थानीय लोग नाराज हैं और उनका गुस्सा मुख्यमंत्री इबोबी सिंह पर फूट रहा है। Because without money we cannot get the job. Because how much we have to give the least, even if the Manipur police or any IRB or any jobs, if I want to get any jobs, so I need to give the 5 lakhs or 10 lakhs. Totally corrupted person. He corrupts so many amounts from poor peoples. Now government of India is looking very seriously about the movement, about the politics of Ibobi Singh. मैतेई समुदाय मणिपुर में निर्णायक भूमिका निभाता है। खुद इबोबी सिंह भी इसी समुदाय से हैं, लेकिन लोकटाक झील के किनारे की मैतेई बस्तियों में इबोबी सिंह को लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है। बहुसंख्यक होने के कारण मैती अपने को मणिपुर का शासक समुदाय समझता है और समझता है कि मणिपुर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है, और इसलिए मैती समुदाय की इच्छा होती है कि केंद्र में जो सरकार बने वह उसके साथ जुड़कर रहे ताकि मणिपुर प्रदेश का विकास हो सके। अब देखना यह है कि इस चुनाव में मैती समुदाय इसी लाइन पर काम करता है या इससे अलग होकर मतदान करता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ मणिपुर के इटिंग गांव से अखिलेश सुमन। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए वर्डिक्ट 2017। नमस्कार।